हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और इस बीच बड़ी और अहम खबर अंबाला से, जहां डीआईजी अशोक कुमार सस्पेंड हुए हैं और गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ बदतमीजी हुई थी और इसको लेकर के शिकायत पुलिस तक भी पहुंची थी। और इस सब को लेकर के लगातार पुलिस की जो टीम है वो लगातार कोशिश में थी और कोर्ट ने डीआईजी को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। वहीं डीआईजी अशोक कुमार अंबाला विजिलेंस में तैनात थे, लेकिन इस दौरान जिस तरीके का प्रकरण हुआ उसको लेकर के लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। डीआईजी अशोक कुमार फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ बदतमीजी की थी। कोर्ट ने 16 फरवरी तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है और कोर्ट ने डीआईजी को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल गिरफ्तारी के लिए चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या अभी तक जानकारी है? जी बिल्कुल, ये संडे को जो है एक समारोह में जो है दोनों आपस में टकरा गए, जिसमें डीआईजी अशोक कुमार और अनिल विज के भाई, और जो कहते हैं जो अनिल विज को वैक्सीन लगी थी उसके ऊपर विवाद हुआ था। और इसी विवाद को लेकर अशोक कुमार ने जो तलब टिप्पणियां कर दी थी और जिसके बाद जो है अशोक कुमार के खिलाफ जो है यहाँ अंबाला कैंट थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था और अशोक कुमार तब से फरार चल रहे थे। और उन्होंने सोमवार को जो है अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत ने 1 दिन का स्टे दिया था और आज अदालत ने उनको जो है 16 फरवरी तक के लिए जो है अंतरिम रोक लगा दी है गिरफ्तारी पर, और साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने की बात कही है। वहीं सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अशोक कुमार डीआईजी को सस्पेंड कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अशोक कुमार जो है अनिल यहाँ अंबाला कैंट विजिलेंस में जो थे डीआईजी तैनात थे और अब उनका जो हेडक्वार्टर है वो भोरसी में किया गया है। जी, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। जी, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक भी लगी है क्या? जी बिल्कुल, अदालत ने आज अपना आदेश सुनाते हुए 16 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही उनको ये भी आदेश दिया है कि अगर पुलिस बुलाती है तो वो जांच में शामिल हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पर जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा जो कि इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया उसको लेकर के डीआईजी अशोक कुमार उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस की जो टीम है वो लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई हुई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से इसमें अभी जो गिरफ्तारी है उस पर अंतरिम रोक लगाई है। 16 फरवरी तक की ये फिलहाल रोक लगाई गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि डीआईजी को जांच में शामिल होने के आदेश जो हैं इस दौरान कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो डीआईजी अशोक कुमार अंबाला विजिलेंस में तैनात थे, लेकिन फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये स्पीच को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया था, इसको लेकर के फिलहाल एक्शन लिया गया। और वहीं लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पेशी को लेकर 30 हजारी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। पेशी के दौरान कोर्ट ने पुलिस को कुछ समय के लिए कड़ी पूछताछ करने की अनुमति भी दी है, ताकि पुलिस ये बता सके कि उसे पुलिस हिरासत की जरूरत है। इस दौरान दीप सिद्धू से पूछा गया कि लाल किले तक पहुंचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था, योजना कैसे बनाई गई, उसके मोबाइल नंबर के बारे में भी पूछताछ हुई है। और करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू को मंगलवार तड़के पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया। तो चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि आखिर दीप सिद्धू जिसके नाम की चर्चा इतनी जोरों से है, आखिर आरोप क्या है उसके ऊपर, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लाल किले पर पहुंच करके दीप सिद्धू ने उत्पात मचाया। दीप सिद्धू के साथ उसके कई और लोग शामिल थे। लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया और उस सब के दौरान एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें दीप सिद्धू शामिल था। किसानों ने दीप सिद्धू को इस सब को लेकर के जिम्मेदार ठहरा दिया है और दीप सिद्धू लगातार इसको लेकर के कह रहा है कि अगर मैं आप इस बारे में बात रखूंगा तो कई राज खुलेंगे। 15 दिनों से पुलिस को दीप सिद्धू की तलाश थी, लेकिन अब दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और
इससे पहले तक पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम दीप सिद्धू के ऊपर रखा गया था। लेकिन अब जरा आपको ये भी बताते हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर आरोप क्या है, लेकिन साथ ही साथ अब आपको ये बताते हैं कि आखिर दीप सिद्धू है कौन। पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला ये दीप सिद्धू है और दीप सिद्धू ने मॉडलिंग से अपने पूरे करियर की शुरुआत की और शुरुआत में मॉडलिंग की और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो दाखिल हुआ। कई पंजाबी फिल्मों में दीप सिद्धू काम कर चुका है, लेकिन करियर की शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी और जब फिल्मों में आया तो रमता जोगी से एक्टिंग की शुरुआत की और साथ ही साथ कई पंजाबी फिल्मों में दीप सिद्धू ने काम किया। वहीं किंगफिशर मॉडल हंट का विजेता दीप सिद्धू रहा और इसके बाद से ही दीप सिद्धू आगे बढ़ा। मिस्टर पर्सनैलिटी का खिताब दीप सिद्धू ने जीता और उसके बाद फिल्मी दुनिया के अंदर उसने अपना जो करियर है वो बनाया। फिल्म जोरादास नुम्बरिया में उसने काम किया। पंजाब के मुक्तसर का फिलहाल दीप सिद्धू रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर करनाल के डीएसपी का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए होगी, हम मदद जरूर करेंगे। भैंसवाल एरिया क्षेत्र के जरूर अगर वो हमारे को अप्रोच करते हैं, इनके दे विल बी इंटीमेटिंग अस, तो डेफिनेटली जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार उनकी इमदाद की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं मंगलवार को पिहोवा में किसानों की महापंचायत अब इस दौरान हुई और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पिहोवा न्याय की धरती है, यहां से न्याय होगा। सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को खाप पंचायतों का साथ चाहिए। तो नहीं है भाई, हम आंदोलन करते हैं तो जुमलेबाज तो नहीं है। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए देश में, वो नहीं बन रहा। 3 काले कानून आ रहे, वे खत्म नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री ने 2011 में ये कहा था कि एमएसपी पे देश में कानून बनेगा और उन्होंने कहा कि ये तो फिर जुमलेबाजी थी, ये तो इलेक्शन का स्टैंड था। कानून भी बनेगा, बगैर कानून बने एमएसपी का कोई महत्व नहीं। कोई भी व्यापारी खरीदे तो उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। इस समय हम पिहोवा के गांव गुमसला गडू की अनाज मंडी में मौजूद है, जहां पर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। आपको बताना चाहूंगा यहां पर राकेश टिकैत किसान नेता पहुंचे थे और उनको सुनने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। आपको बताना चाहूंगा राकेश टिकैत द्वारा कहा गया कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था वो 3.5 लाख ट्रैक्टरों के साथ निकाला गया था। अब पूरे देश के अंदर ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत का कहना है कि ये किसान आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। पेवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सागर, हरियाणा। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को परजीवी बताते हुए भाषण पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी सरासर गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा कोई वार्ता की बात नहीं की गई, जबकि किसानों को ही परजीवी कहा, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और जगह जगह जाकर वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि आंदोलन को मजबूत करें। नहीं, अपील कहाँ करी, उन्होंने तो आंदोलन परजीवी बताया, तो नहीं बताना चाहिए। क्या महात्मा गांधी वो थे, क्या सरदार भगत सिंह परजीवी थे? ये देश के आंदोलनकारियों का अपमान है, वो नहीं करना चाहिए। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ तो ठीक है, उस पर मुकदमा होगा, भाई गिरफ्तारी होगी। वहीं सरकार से विवाद के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे आंदोलन में भीड़ भी जुटी रहेगी और हर सप्ताह किसान अपने घर भी जा सकेंगे। हर गांव से हर सप्ताह अलग ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाएगी और हर गांव से 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा,
जबकि पहले धरने पर बैठे संबंधित गांव के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा और इसी तरह से ये रोटेशन प्रणाली लगातार चलती रहेगी। ऐसे में किसान न केवल धरने पर समय दे पाएंगे बल्कि कामकाज की सुध भी ले सकेंगे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि कोई किसान ज्यादा दिनों तक गांव और घर से दूर नहीं रहेगा, तो दूसरा धरना स्थल पर भीड़ भी जुटी रहेगी। इसके अलावा हर बार किसान राशन सामग्री लेकर पहुंचेंगे। तरीके से हमारा सिस्टम खड़ा हो गया है कि उस तरीके से शायद इसमें फिर भी बहुत मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि अब गाँव वालों ने खुद ब खुद सिस्टम ये खड़ा कर लिया है कि एक गांव से 20 लोग आएंगे, हफ्ता भर रहेंगे, अगले हफ्ते दूसरे 20 आएंगे, वो पहले वाले 20 चले जाएंगे। इस तरह से करके और एक और हमारे में भाईचारा अच्छा स्थापित हो गया है कि अगर एक का काम खराब होता है तो दूसरा संभाल लेता है। और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अब तक कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। आज भी सिंगू बॉर्डर से एक किसान की मौत की खबर सामने आई। दरअसल 50 वर्षीय किसान हरेंद्र पानीपत के सिवा गांव के रहने वाले हैं और मृतक किसान के भाई वीरेंद्र ने बताया कि वो पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन का हिस्सा था। हरेंद्र सन्नोवरण दलिसिंह गांव शिवा का रहने वाला है और किसान आंदोलन में आया था। इसकी इत्तेफाक से डेथ हो गई है और पोस्टमार्टम करा है। इसके परिवार के आदमी आ रहे हैं, ये खाना खा कर आराम। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों की अनाज मंडी के किसान भवन में एक मीटिंग हुई, जिसमें 14 फरवरी को किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई और कमेटियों का गठन किया गया। किसान यूनियन हल्का प्रधान सतीश कलसोरा और किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि हर गांव से एक कमेटी का गठन किया गया। जिन गांव में पहले कोई कमेटी नहीं बनी थी, वहां भी कमेटी बनाई गई। कोर कमेटी सदस्य जगदीप सिंह ओलख ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी तानाशाह प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को इंदिरा में किसान महापंचायत होगी, जिसमें भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल होंगे। 14 फरवरी को किसान महापंचायत रखी गई है इंदिरा में। पूरे करनाल जिले का ये प्रोग्राम है। किसान महापंचायत है छत्तीस बिरादरी भाईचारे की, किसानों की, और उसमें मुख्य तौर पर मुख्य वक्ता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आ रहे हैं। उसको लेकर अपनी तैयारी चालू कर दी। आज मीटिंग करके प्रचार की अलग टीमें बना दी हैं, लंगर की अलग टीम बना दी है और सारा मैनेजमेंट जो होता है इस पंचायत का, उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। जो पहले भी देते हैं, आपको ज्यादा पता इंदिरा में यहाँ का। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए इस पर बताया कि अब शिक्षा विभाग ने एग्जाम की तारीख को लेकर अनुमति दे दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि जून के आखिर तक परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही 1 जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। 20 अप्रैल से परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी है और मई के अंत तक समाप्त करने की अनुमति मिली है। और उसमें कहा गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम दे दी जाए, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पूरा प्रयास रहेगा कि जून के अंत तक 10वीं 12वीं की दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। तो जून के आखिर तक परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी और पूरी तरीके से इसको लेकर के प्लान तैयार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षाएं इनके एग्जाम लिए जाएंगे। जल्द ही इसको लेकर के डेटशीट भी जारी की जाएगी और ये तय हो पाएगा कि आखिर किस दिन कौन सी परीक्षा होगी। वहीं 20 अप्रैल से बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है। तारीखों का यहां पर फिलहाल ऐलान कर दिया गया है, लेकिन डेटशीट अभी जारी होनी बाकी है। गोहाना बस अड्डा परिसर पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उच्च पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर रोष प्रकट किया गया।
मीटिंग का नेतृत्व करते हुए यूनियन के चेयरमैन संजीव स्वामी ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पड़ी हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज बेड़े में नई बसों को शामिल करना, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी आगामी रणनीति को तैयार कर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये मीटिंग हमने करी जी, कर्मचारियों की जो समस्याएं थी, कर्मचारियों की समस्याएं हमने सुनी हैं, जो जीएम साहब को अवगत कराएंगे, कर्मचारी साथियों की जो समस्या है उनका समाधान कराएंगे। और जो हम एक विरोध करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हमारे डिपार्टमेंट में लगाने की जो सरकार बात करती है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। इस बात काफी मांगे हैं, कर्मचारियों की भी मांगे हैं, जैसे किसी का ICP रह रहा है, कुछ छुट्टी मंजूर है, तो कुछ मेडिकल की भी थी दिक्कत थी, मेडिकल बिल पड़े हुए हैं वो भी पेंडिंग थे। सरकार का हम एक इस बात का और स्वागत करते हैं जो उन्होंने फैसला लिया। हमारी पुरानी मांग थी कैशलेस सुविधा जो शुरू करी है सरकार ने, हम उसका सरकार का धन्यवाद करते हैं। बड़ा अच्छा काम है, कर्मचारियों में उस बात को लेकर बड़ी खुशी है। और हांसी में निजी बस सर्विस के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिसार चुंगी पर जाम लगाया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज रोड से अपने निर्धारित रूट पर बसें न चलाने का आरोप लगाया है। विद्यार्थियों का कहना है कि बस ड्राइवर उन्हें सिसाई पुल पर ही उतार देते हैं और शहर के अंदर से बसों को बस स्टैंड ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। छात्राओं ने कहा कि इस वजह से उनकी क्लास छूट जाती है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं अगर छात्रों द्वारा विरोध किया जाता है तो उनके साथ गलत ढंग से बर्ताव किया जाता है। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे छात्र छात्राओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। और वहीं कनीना में दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरने की शुरुआत की। दुकानदारों ने धरना लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन निर्माण को लेकर दिया है। दुकानदारों ने कनीना महेंद्रगढ़ मार्ग पर SDM के घर के बाहर तंबू लगाकर धरना दिया। धरना सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें 154 दुकानदार शामिल हैं। इसके चलते उन्होंने फैसला लिया कि जब तक आंदोलन चलेगा वो दुकान नहीं खोलेंगे। और साथ ही दुकानदारों ने कहा कि सरकार हजारों परिवारों को बर्बाद करने पर तुली है। 154 दुकानों को नोटिस दिया गया है। सभी के नज़र में है कि यहाँ सेक्रेटेरिएट लघु सचिवालय बनाने के लिए दुकानों को नोटिस दिया गया है कि दुकानें तोड़ी जाएंगी क्योंकि सेक्रेटेरिएट बनाना है। उस संबंध में 154 दुकानदार हाई कोर्ट से सटे भी ले आए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती से की जा रही थी 6 दुकानदार भाइयों के साथ उनकी 6 दुकानें तोड़ने के लिए। तो उसके साथ सभी 154 दुकानदार साथ होकर के खड़े होकर के आए हैं और उन्होंने अपना धरना शुरू किया है। सिरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल पुलिस ने एलनाबाद क्षेत्र से कार सवार एक शख्स को करीब 12 लाख रुपए की 6 किलो 285 ग्राम अफीम सहित काबू किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजैब सिंह निवासी नानुआना गांव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अजैब सिंह से पूछताछ के बाद 2 लोगों के खिलाफ थाना एलनाबाद में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। एंटी नारकोटिक सेल द्वारा नाकाबंदी के दौरान ठोबरिया रोड एलनाबाद क्षेत्र से एक स्विफ्ट गाड़ी काबू की गई जिसमें एक व्यक्ति था और उसके पोजीशन में 6 किलो 285 ग्राम अफीम मिली है जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। और इसमें एलनाबाद थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अजैब सिंह का 6 दिन का रिमांड लिया गया है और आगे ये पता चला है कि पीछे से नीमच से ये लेके आ रहा था
और रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और इस मामले में जो अन्य लोग इन्वॉल्व मिलेंगे उनके खिलाफ भी उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। वहीं नशे की रोकथाम की दवाई न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। धरनारत लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि नागरिक अस्पताल में हमेशा से ही दवाइयों को लेकर समस्या आती रही है और वहीं ओएसडी सेंटर वाले 10 दिनों से दवाई नहीं दे रहे। कहा जाता है कि दवाइयां खरीद कर खाएं लेकिन पैसे नहीं हैं। वहीं डॉक्टर रोहताश वर्मा का कहना है कि हमारे पास दवाई खत्म है और विभाग को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। ओएसडी सेंटर वाले आज 10 दिन हो गए हैं जी, दवाई नहीं दे रहे, हमारे को परेशान कर रखा है इन्होंने। दवाई पूछने आते थे कह रहे पीछे से नहीं दवाई आ रही हमारे को। ठीक है जी, 1040 बंदे हैं जी और ताश डॉक्टर है, यहाँ मेन है, प्रेम मैडम है, हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए हमने धरना लगा रखा है। हाँ, जो बुप्रीनोरफिन की मेडिसिन है वो हमारे पास ख़त्म है, 3 तारीख को ख़त्म हुई थी। डिमांड इसकी भेज दी हमने और ये वेयर हाउस में भी अवेलेबल नहीं है। आज सुबह भी बात हुई है, हर रोज़ बात कर लेते हैं, जो ही आ जाएगी तो मंगवा लेंगे दवाई और देना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। हरियाणा में अब पेड़ों की भी पेंशन होगी और पुराने पेड़ भी अब लोगों को मुनाफा देंगे। दरअसल हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे इस योजना में 100 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा। विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए भुगतान भी करेगा। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों के घर भी होते हैं, इसलिए पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करना होगा, जिसके लिए इस मसौदे पर विचार किया जा रहा है। तो वो बड़े पुराने पेड़ ना होने की वजह से कई समस्याएं आती हैं पर्यावरण के लिए, कई समस्याएं। मैं अपने मन में एक विचार कर रहा था कि अगर हम इसको शुरू करें ना, क्योंकि जब बहुत पुराना पेड़ होता है उसमें फल भी नहीं आता उस टाइप का और उसके उतने लाभ नहीं होते, तो कई बार लोग उसको अनुपयोगी समझ के काट भी देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा पैसा हम उसको दें, 3-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये, जो भी फाइनल होगा, कि 3 से लेकर 5 तक कुछ हम उसको अगर साल में दें तो मेरे ख्याल का इंटरेस्ट बढ़ेगा। पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ हैं, चाहे कहीं मान लो शहर के पार्कों में हैं या कोई कहीं सड़क के किनारे है या किसी प्राइवेट लैंड जिम्मेदार की खेत में खड़ा है। अब जिम्मेदार ये सोच के कि यार पेड़ बहुत बड़ा हो गया, पुराना हो गया, मेरे फसल को नुकसान करता है, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। एक तो उसको जिम्मेदार को नाज होगा कि देखो मेरे यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन है कि नहीं है, मेरे पेड़ की पेंशन जरूर है।